अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम डिफरेंट किस्म की थीरीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी कुछ जनरल चीज़ें हैं। पीपीएससी में एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थ्योरीज़ में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर दफ़ा। तो लेकिन नो डाउट हमने कॉन्सेप्ट तो सारे लेने हैं ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड समझ लें कि ग्लू नहीं होता, सेम जो दो चीज़ों को जोड़ के रखती है। ठीक है, अगर दो चीज़ें हैं लाइक ए और बी है और इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में जोड़ के रखने वाली जो चीज़ है ना, वो ये वाला केमिकल बॉन्ड है। दो चीज़ों को मॉलिक्यूलर फॉर्म में जोड़ दे वो, तो उसको बोलते हैं हम कि ये केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, एक फोर्स है अट्रैक्टिव जो दो लोगों को एक जगह पे कायम रखती है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा ये होता है कि क्यों चीज़ें केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती हैं। तो साइंसदानों के अकॉर्डिंग टू गेट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाती हैं चीज़ें। डिक्रीज़ एनर्जी को कम करने के लिए, हाई एनर्जी जो होती है ना वो अनस्टेबिलिटी की अलामत होती है, तो फिर एनर्जी डिक्रीज़ करती हैं चीज़ें टू गेट स्टेबिलिटी। टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल होती हैं, स्टेबल कंसीडर की जाती हैं, तो इसलिए चीज़ें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहती हैं, यानी उस तरीके का बनना चाहती हैं जैसा वो है। ठीक है, नेक्स्ट है अब कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। या तो लूज़ किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या गेन किए जा सकते हैं, या शेयर किए जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी काम किया जा सकता है, या अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। नोबल गैसेस स्टेबल क्यों हैं? नोबल गैसेस इसलिए स्टेबल हैं कि उनका ऑक्टेट रूल जो है ना, आखिरी शेल जो हैं, जितने जितने उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। जैसे देखें हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s है, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 कंप्लीट है। इसी तरह नियोन को देखें, एटॉमिक नंबर 10, तो नियोन का 10 एटॉमिक नंबर है, इसका आखिरी शेल ये है जी, 2s में कंप्लीट हैं और p में 6 रिक्वायर्ड होते हैं, और वो p में यानी उसका आखिरी शेल कंप्लीट है। ठीक है, अब अगली बात ये, हाँ तो बात हो गई कि चीज़ें जो है ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहती हैं वो कैसे कर सकती हैं, हमने देख लिया। अब मुख्तलिफ़ किस्म के रूल हैं। ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल मतलब 8, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, और डबलेट रूल है, डबलेट रूल है कि आखिरी शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसको डबलेट बोलते हैं। डबलेट रूल को 2 ही आइटम हैं जो कि फॉलो करते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। ठीक है, ये दोनों के दोनों डबलेट को फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते। फिर एक्सटेंडेड रूल, ये जो 2 रूल है ना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हर बंदा इसको ही फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ में कम भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एलुमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, अब ये वाला जो है यहाँ पे हम चेक करें तो कितने बाण एलुमिनियम 3 बनाए हुए हैं, 1 2 3, तीनों साइडों पे क्लोराइड है, एक बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट ही नहीं है। तो इट्स मीन के ये फॉलो नहीं कर रहा उनको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्हीं 2 को फॉलो करें। फिर एक्सटेंडेड रूल है कि जो फॉलो नहीं करेंगे ऑक्टेट को, डबलेट को, वो एक्सटेंडेड रूल को फॉलो करेंगे। एक्सटेंडेड रूल की एग्जांपल ये हैं, PF5 है, SF6 है, BCl3 है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे समटाइम जब बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं 8 से और कम भी हो सकते हैं, तो फिर उस वक्त एक्सटेंडेड रूल फॉलो किया जाता है। लेकिन ये वाले साहब जो है ना ऑक्टेट रूल, ये सज्जन ने दिया था। ठीक है, सज्जन एक साइंटिस्ट है, उसने ये रूल दिया था और इसको सुप्रीमेसी हासिल है। इस वजह से हासिल है
कि उसने कहा कि सारे के सारे फॉलो ऑक्टेट को ही करते हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं ना 8 से, तो वो एक स्पेशल टाइप की जो है ना शुरू हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। लाइक PF5 है ना, तो एक इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर बॉन्ड, एक इधर, एक, यानी जो 3 है ना, सॉरी जो 4 हैं, 4 में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन ये जो 5 वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहता है कि यहाँ पे क्या करता है, ये 3 बॉन्ड जो है ना ठीक बनाता है, लेकिन 2 बॉन्ड जो है ना ये बनाता है, ये जो मैंने थोड़े हाईलाइट किए हैं ये वाले 2 बॉन्ड, इनमें वो कहता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर इस्तेमाल करता है, एक इधर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है। तो इसको बोलता है कि स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग शुरू हो जाती है जब 8 से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं, तो इस वजह से इसको सुप्रीमेसी हासिल है। यहाँ पे एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इसको बोलते हैं। सिजविक साहब ने इसको इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती रहती हैं या गेन करती हैं उस वक्त तक जब तक वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हासिल नहीं कर लेती, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब तक वो हासिल नहीं कर देती, इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। और किसी एक एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम मैजिक नंबर का नाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें हैं ये वाली बेसिक। नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फार्मेशन। जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, पीछे हमने बात की ना, टू डिक्रीज़ एनर्जी चीज़ें बॉन्ड बनाती हैं, तो कैसे बनता है, एग्जांपल देता है हमें हाइड्रोजन की। कहता है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो होता यूँ है कि जब वो पास आते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। लेकिन कैसे, जब वो पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। होता यूँ है कि जब दोनों चीज़ें पास आ रही होती हैं, 2 एटम पास आ रहे होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों जो होती हैं ना वो शुरू हो जाती हैं, अपीयर हो जाती हैं। लेकिन अगर डोमिनेंट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस दैन रिपल्सिव फोर्सेस, तो फिर क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है और एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है और चीज़ स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर वो उल्टा काम हो जाए, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएं एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो बॉन्ड जो है फिर नहीं बनता और चीज़ जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। और वो वाला डिस्टेंस, ऑप्टिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम वो वाला डिस्टेंस जहाँ तक 2 चीज़ें एक दूसरे के पास आ सकती हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं कंप्रोमाइज़ डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस उसको बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में 74.5 पिकोमीटर तक 2 हाइड्रोजन के एटम, ये जो डिस्टेंस है ना इनके दरमियान 75.4 पिकोमीटर है। पिकोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अगली बात करते हैं, कुछ हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, बेसिक हैं, इनको हम पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस कर चुके थे। एटॉमिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। जब यानी 2 चीज़ों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है तो उनके दरमियान का जो हाफ डिस्टेंस होता है, देखें टोटल डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर, लेकिन जो हाफ होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिस्टेंस। 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है टोटल, अब यहाँ से लेके ये न्यूक्लियस है सेंटर में और एक न्यूक्लियस ये है सेंटर में, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, टोटल जो है ये 154 पिकोमीटर है। लेकिन हाफ को हम बोल लेंगे एटॉमिक रेडियस, यानी एक एटम का रेडियस, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल सिंगल एटम का रेडियस तो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 को करीब लेके आते हैं जहाँ उनकी सरफेस टच करती है और उस वक़्त हम उसका मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस उनके दरमियान, ठीक है। और दूसरी बात है कि साइज़ जो होता है ना एटम का एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी रीज़न है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स नेवर बिकम ज़ीरो एट लार्ज डिस्टेंस, यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं ना वो ज़ीरो नहीं होते न्यूक्लियस से दूर तक फासले पे भी। दूसरी चीज़ है कि जो एक एटम है वो दूसरे एटम के जो नेबरिंग यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करता रहता है, ये एफएससी की चीज़ है। अब देन व्हाट वी हैव टू डू,
जब ऐसा हम पॉसिबल नहीं है कि मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं एटम को एज ए स्फीयर। फिर हम दो एटम को करीब लेके आते हैं इस तरीके से, ये सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं उनके, दोनों एटम को जब हम पास लेके आएंगे तो उस वक्त क्या होगा, उनके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा उसको हम मेजर कर लेते हैं। उस डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर करते हैं हम, एक एक्स रेज़ का इस्तेमाल करेंगे, एक्स रेज़ डिफ्रैक्शन का, डायफ्रैक्शन का, और दूसरा हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर, ठीक है, इंट्रैक्शन होता है लाइट का विद मैटर। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस का। अब थोड़ा सा हम ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड पीरियड में देखते हैं। आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ना, ये पीरियोडिक टेबल है ये वाला राइट साइड पे। अब ये फर्स्ट पीरियड है, देखें तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। दूसरी बात, शेल रिमेन कांस्टेंट। ये पीरियड नंबर होता है ना, ये जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड ऑलवेज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल नंबर। यानी जितना किसी चीज़ का शेल होगा ना, जितना पीरियड होगा उसमें उतने ही शेल होंगे। लाइक वन ग्रुप वाले जो वन पीरियड वाले मेंबर है ना, उनके अंदर सिर्फ एक शेल होगा, दूसरे पीरियड वालों के पास 2 शेल होंगे, तीसरे वालों के पास 3 शेल होंगे, चौथे वालों के साथ पास 4 शेल होंगे, एंड सो ऑन। तो शेल कहाँ से हमें पता चलता है, पीरियड से। जिसका जितना पीरियड उसका उतना ही शेल नंबर। अब यहाँ इधर को जाते हुए पीरियड सेम रह रहा है, सेकंड पीरियड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल नंबर सेम है, यानी 2 वालों के 2 ही शेल हैं। तो एक ही शेल में एटॉमिक नंबर का इंक्रीज़ होना, उससे क्या मुराद होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फिर एक ही शेल में मोर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, और प्रोटॉन किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियर की पावर भी बढ़ रही है, बाहर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जितने प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो फिर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, कि दोनों के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मैस कोई भी एटम। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ होते हैं। यह पिक्टोरियल फॉर्म भी है, यू कैन सी है, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक रेडियस। पीछे हमने एटम की बात की है, यहाँ पे हम आयन की बात करेंगे। आयन क्या होता है, जब कोई चीज़ एटम लूज या गेन कर लेता है कोई इलेक्ट्रॉन। आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज़ द रेडियस ऑफ द आयन व्हाइल कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। जैसे एटम को स्फेरिकल कंसीडर करना है, आयन को भी कंसीडर कर लेना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि केटायनिक रेडियस कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनायनिक रेडियस। केटायनिक रेडियस, केटायन कब बनता है, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से होता यूँ है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ए चीज़ है, उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज का आ जाना इसका मतलब है कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन लेस हो गए हैं। प्रोटॉन ज़्यादा हो गए यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पुल अच्छा होगा, पुल अच्छा होगा तो अल्टीमेटली साइज़ जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसलिए केटायनिक रेडियस कम हो जाता है। लेकिन एनायन के केस में क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है रेडियस। एनायन कब बनता है, एनायन उस वक्त बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो एटम है इसमें अल्टीमेटली इसके आखिरी शेल में हम ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह हम पहले भी तो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे। तो फिर क्या होगा, बाहर से जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम इसके अंदर तो फिर रिपल्शन होगा, पहले वाले आने नहीं देंगे, तो उस वक्त क्या होगा, फिर साइज़ एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनायनिक साइज़ ज़्यादा होता है। फिर ये एक लाइन याद रख लें कि एनायनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, फिर न्यूट्रल, फिर केटायनिक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एलुमिनियम है, एक एलुमिनियम प्लस है, एक एलुमिनियम +2 के साथ है, तो किसका साइज़ ज़्यादा होगा,
तो अल्टीमेटली इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो साइज़ कम हो जाएगा। उसके बाद जी चेकआउट करें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कैटायनिक रेडियस आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 से लेके 3 तक जब हम जाते हैं तो पहले वालों के ऊपर +1 चार्ज जाता है, दूसरे वालों के ऊपर +2 आता है, फिर तीसरे वालों के ऊपर +3 आता है। तो 1 से लेके 3 तक जाते हुए तो क्या होगा, कैटायन बन रहे हैं तो कैटायन का साइज़ तो कम होगा, साइज़ कम होगा, यानी कैटायनिक साइज़ 1 से लेके 3 ग्रुप तक लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन ग्रुप नंबर 4 से लेके 5 से लेके 7 तक क्या होगा, एनायन बनेंगे। जब एनायन बनेंगे तो एनायन के ऊपर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 1 से लेके 3 तक तो साइज़ डिक्रीज़ करता है, लेकिन 5 से लेके 7 तक क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है। आयनिक प्रॉपर्टी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं जिसका ताल्लुक़ होता है कंसर्न विद द इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है। हर एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बाकी चीज़ें इररिलेवेंट हैं हमारे। आगे जी कोवेलेंट रेडियस, जब दो चीज़ों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। तो वही बात है, कोवेलेंट रेडियस होगा ये ऑफ द एलिमेंट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियस ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे कि हमने पहली एग्जांपल में ही चेक किया था हाइड्रोजन के केस में, तो हाफ जो डिस्टेंस होगा उनके दरमियान उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, इसके बारे में भी हम अपने पहले लेक्चर में बात कर चुके थे। ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उस वक्त जितनी एनर्जी एग्ज़िट हो या देनी पड़े उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। अब हमारा इसी तरह देख लें, मैग्नीशियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी आई, उसी पॉजिटिव से ये पॉजिटिव बन गया ना एक इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला हमने तो एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी। फिर अगर हम चाहते हैं +2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें और मैग्नीशियम के ऊपर +3 चार्ज बना दें, एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, तो इस वक्त इसकी एनर्जी राउंड बाउंड 7000 से ज़्यादा किलो जूल में आती है। यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे जो सडन गैप आया ना इतना बड़ा, पहले तो 7 से 14 तक पहुँची थी, लेकिन 14 से इतनी ज़्यादा पहुँच गई 7000 तक, तो इट्स मीन, ये मैंने रफ लिखी है। ठीक है, इसके राउंड बाउंड ही होती है। तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट अक्स करते हैं कि एक जो सडन गैप आया है, यहाँ से हमें वैलेंसी का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी वैलेंसी शो करेगी। तो मैग्नीशियम इसीलिए 2 ही वैलेंसी शो करती है, तीसरा बॉन्ड बनाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लूज़ नहीं करता। अगली बात, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, जितना एटम का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, लेस हो जाएगी। साइज़ जितना बड़ा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर ऑफ द एटम, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है। न्यूक्लियर का चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी फिर उतनी ही ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शील्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, यानी लेट से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है अंदर वाली साइड पे, तो अंदर वाली साइड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने न्यूक्लियस को शील्ड किया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस को शील्ड किया हुआ है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन इसका एक्चुअल में उतना नहीं है जितना होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर क्या होता है, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। इट्स मीन कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा
आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। हमें पता है कि एस सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, फिर पी आता है, फिर डी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो करीब है, ज़ाहिर सी बात है इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिर अच्छा खासा पकड़ा होगा न्यूक्लियस ने, तो वहाँ से छुड़ाना मुश्किल होगा। इसलिए क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी एस वालों की ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू एफ़, ठीक है। अब पीरियड में भी इसका चेक कर लें जी, ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, हमें पता है। नंबर ऑफ़ शेल वही रहता है, इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियर का चार्ज, अट्रैक्शन बढ़ता है, साइज़ कम हो जाता है। साइज़ कम हो जाने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। हमने अभी पढ़ा ना, जब साइज़ कम हो जाएगा ना, तो वहाँ से साइज़ कम होगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बहुत अच्छा होता है। फिर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से छुड़ाना न्यूक्लियस से डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। पीरियड में तो बढ़ेगा। इसी तरह ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, शेल नंबर भी इंक्रीज़ होते हैं। अब यहाँ से याद रखिएगा कि जो शेल नंबर ग्रुप, जब नीचे को हम आते हैं ना, नीचे को, तो फिर शेल नंबर इंक्रीज़ होता है क्योंकि पीरियड बदल रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, फिर अट्रैक्शन डिक्रीज़ होता है और साइज़ एक्सपेंड कर जाता है। साइज़ बड़ा हो गया, इट्स मीन के न्यूक्लियस का पुल कम हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आखिरी जो बाहर वाले हैं, तो वहाँ पे फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर आ जाएगा। यूज़ क्या हो सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, ये मेटल्स के बारे में बताती है, नॉन मेटल के बारे में बताती है। मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। हमने कोई चीज़ देखी है, फॉर एग्जांपल उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी आ रही है, तो फिर हम कह सकते हैं जी मेटल है जी। नॉन मेटल की ये होती है, ये हाई होती है, ठीक है। मेटलाइट्स, फिर आगे आता है वैलेंसी का बारे में हमने देख लिया कि वैलेंसी के बारे में कैसे बताती है। अगर कोई सडन गैप हमें देखने को मिलता है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ के दरमियान, तो हम कह देंगे कि उससे ज़्यादा उसकी वैलेंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जस्ट अपोजिट टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी। वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक आयनाइन बना रहे हैं। इस वक्त एनर्जी निकलेगी, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करूँ तो ये सादा अल्फाज में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूक्लियस है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, तो ये होती है अट्रैक्शन कि हाउ मच दिस न्यूक्लियस, यानी क्लोरीन का न्यूक्लियस कितना इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है, कितना वार्मली वेलकम करता है। जितना वार्मली वेलकम करेगा ना, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जितना कम करेगा उतनी कम आएगी। यानी ये अट्रैक्शन है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो आ रहा है बाहर से, ठीक है। यहाँ भी फैक्ट कुछ जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालना बढ़ता जाएगा, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इट्स मीन कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी वही सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन किया ऐड, उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लें, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, दिस इज़ नोन एज अ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन, यूनी नेगेटिव आयन बना ना ये वाला यूनी नेगेटिव आयन, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है हमने, तो जब वो ऐड करेंगे तो उस वक़्त हमें उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और जाहिर सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ पहले ही नेगेटिव है, उसके अंदर और नेगेटिव हम डाल रहे हैं, तो उनके दरमियान रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इज़ नेगेटिव, ऑल अदर्स वैल्यूज़ आर पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव होगी, बाकी सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, सेकंड हो, थर्ड है, फोर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट वही फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है और इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। पीरियड में चेक करें, लेफ़्ट राइट जाते हुए वही काम है सारे के सारे जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट राइट जाते हुए। क्यों इंक्रीज़ हो रही है? जब साइज़ छोटा होगा ना तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जल्दी कहेगा वेलकम वेलकम, आ जा, थोड़ी स्पेस होगी तो अगर ग्रुप में साइज़ बढ़ता है ना, ग्रुप में साइज़ बढ़ता है, साइज़ बहुत बड़ा है, वो बेचारा कहीं दूर होगा आने वाला इलेक्ट्रॉन, तो फिर दरमियान में न्यूक्लियस बैठा हुआ है, उसको क्या खींचेगा अपनी तरफ, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज़ हो जाएगी। एक्सेप्शन देख लें, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, 4, 5 एंड 8, यहाँ पे देखें 2 वालों में S होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला इस P होता है, P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि इसका आखिरी जो शेल होता है ना, S में 2 और P होता है और P में 6, यानी कि इनके अंदर ये है कम्प्लीटली फिल। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, ये है हाफ फिल्ड, और ये भी है कम्प्लीटली फिल। इट्स मीन P6 कम्प्लीटली है ना, कंप्लीट है। इट्स मीन कि हाफ फिल्ड हो, कम्प्लीटली फिल हो, तो उस वक़्त क्या होता है, वहाँ एक चीज़ ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल है, उसका शेल आखिरी, वहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, तो वो तो बेचारे को ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लो आती है, और इतनी लो आती है कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इनकी 2 वाले ग्रुप की और 8 वाले ग्रुप की 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। उसके बाद क्लोरीन हैज़ ग्रेटर वैल्यू दैन F ड्यू टू दी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आप लोगों को इल्म होना चाहिए जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि बांड बना हुआ है, तो एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स से A और B के दरमियान बांड बना हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेट्स से अगर B नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इस बांड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो खींचेगा तो डेंसिटी जो है ना B के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, A के ऊपर कम हो जाएगी। यहाँ पे इस एग्जांपल को आप चेक कर सकते हैं, ये HCl है, Cl जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने बांड पेयर को अपनी तरफ खींचा और बड़ा हो गया, ये साइड छोटी हो गई। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये एरिया छोटा हो गया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। क्यों हो गया ज़्यादा, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस साइड पे बढ़ गया है। तो जब क्या होता है कि एक शेयर्ड पेयर है, उसको खींचा किसी एटम ने, तो खींचने की वजह से एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या हुआ, दोनों के दरमियान डाइपोल जनरेट हो गए हैं, चीज़ क्या बन गई है, पोलर बन गई है। ओके, फिर अगली बात, रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने चाहिए, एटम हेट्रो होने चाहिए, होमो होंगे ना, लाइक H2 है, H है, ये भी H है, ये भी H है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा काम ही, तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा होमो के केस में। होमो एटॉमिक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नॉन पोलर होंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर है, 2 एटम सेम है। O2 क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो ये पोलैरिटी के बारे में भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दे रही है हमें। ओनली डिफरेंस इज़ यूज़फुल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंपॉर्टेंस रखता है, यूनिट इसका कोई नहीं होता, डिमेंशनलेस होती है चीज़। पॉलिंग गिव द स्केल एंड फ्लोरीन हैज़ 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने स्टडी किया, मोलिकन ने किया, एलर्ड और रोशो ने किया। ठीक है, तो इतनी काफ़ी हैं चीज़ें। नेक्स्ट फैक्टर हैं, फैक्टर की बात करें तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ट्रैक्शन बढ़ता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी।
ठीक है। साइज़ डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज़ आना है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ आना है, यहाँ पे डिक्रीज़ आना है। जब देखें ना एक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, जितना छोटा उतना तीखा। यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करेगा ग्रुप में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल जो होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, वो होती ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब नॉन मेटल चूँकि उनकी साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाते हुए स्मॉल होते जाते हैं। अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन की बात करें, इफ़ डिफरेंस इज़ ज़ीरो, अगर डिफरेंस ज़ीरो होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम के दरमियान, तो वो नॉन पोलर होगा। जैसे क्लोरीन, जैसे O2, जैसे N2, जैसे H2, ये सारे के सारे क्या हैं, मतलब इनके दरमियान डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, तो ये नॉन पोलर हैं। पोलैरिटी को पहचानने का कितना अच्छा तरीका है। अगर तो डिफरेंस हुआ 1.7 के इक्वल, तो पार्शली कोवलेंट चीज़ होगी और पार्शली आयनिक होगी, ओके। और अगर 1.7 से ज़्यादा हुआ तो चीज़ आयनिक होगी। नो डाउट कोई भी चीज़ 100% आयनिक नहीं होती या कोवलेंट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ करैक्टर एक दूसरे के पाए जाते हैं। अब थोड़ी सी हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जो होगा, दो चीज़ें होंगी, लेट्स से ए है और बी है। ए जो होगा वो मेटल होगा, ठीक है, बी जो होगा नॉन मेटल होगा। लेट्स से ये दो एटम हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनना है, तो क्या होगा, मेटल लूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन, केटायन बनाती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और हाई एनर्जी होती है। यहाँ पे क्या होना है, नॉन मेटल गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन को, एनाइन बनाती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होती है, लो एनर्जी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिहाज से कि एक लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली चीज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली चीज़ के साथ मिलेगी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली चीज़ किससे मिलेगी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वाले के साथ मिलेगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आप लोगों को पता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है, ठीक है, टू गेट स्टेबिलिटी, वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये एग्जांपल हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखें कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दो चीज़ों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक ही उसने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना है, लेट्स से ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है इधर और इसने इधर इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो ये बॉन्ड है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज़ म्यूचुअल शेयरिंग एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब एक ही शेयर्ड पेयर हमारे पास हो, ठीक है, और डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। इसी तरह नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर की एग्जांपल ये है कि इक्वली शेयर होना हमारे पास पेयर, जैसे हाइड्रोजन के दरमियान था, इक्वली शेयर है, यानी कि दोनों ने जो बॉन्ड बना ना दोनों ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन की एग्जांपल है नॉन पोलर में, क्लोरीन की एग्जांपल है, F2 की है, Br2 की है, आयोडीन की है, सारी की सारी नॉन पोलर चीज़ें हैं। ये भी हमारे पास, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखें, यहाँ पे ये है कि एक क्लोरीन है एक कार्बन है, ये तो दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये बॉन्ड पोलर है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, ठीक है। तो इन्होंने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ओवरऑल कैंसल आउट कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है CCl4 वो क्या है, नॉन पोलर है। उसकी हिसाब से क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, ठीक है। इसी तरह के एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, ये भी है, ये भी है, डिफरेंट एटम्स हैं,
पीछे हमने बात की ना नॉन पोलैरिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है। नॉन पोलैरिटी के लिए रिक्वायर्ड ये हमने बात की कि सेम एटम होने चाहिए। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये तो होमोटॉमिक नहीं है, ये एक क्लोरीन है एक कार्बन है, तो इनमें डाइपोल का केस आ गया। डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो तो चीज़ नॉन पोलर होती है। ठीक हो गया। आगे जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड हेटेरो होंगे, ठीक है, जैसे HF है, जैसे वाटर है, हेटेरो एटम है, मिथाइल क्लोराइड है, बेसिक चीज़ें हैं। मैथानॉल है, OH की वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है। अब मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, अभी हमने बात की ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हुआ मतलब उन्होंने एक ही पेयर शेयर किया हुआ है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 2 पेयर शेयर होंगे, ठीक है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जी। तो अब देखें जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोन पेयर का शेयर होना। यहाँ पे एक बात याद रखें, लेट से एक A है दूसरा B है, तो जो A है पहली बात डोनर होना चाहिए, उसके साथ एक एक्सेप्टर होना चाहिए, यानी एक एक्सेप्टर होना चाहिए एक डोनर होना चाहिए। डोनर जो होता है वो लेवस बेस होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड होता है। यानी एक में एबिलिटी होनी चाहिए देने की, दूसरे में एबिलिटी होनी चाहिए लेने की। तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वाटर में देखें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन को दे सकता है, हाइड्रोनियम आयन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ भी चेक कर लें, ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर, ये सारे के सारे जो हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं। ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। अमोनियम आयन है। इसी तरह हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन जो होते हैं, नाइट्रोजन होती है अमाइन में तो वो उसके पास लोन पेयर होता है। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फास्फीन जब मिलती है H पॉजिटिव के साथ तो फास्फोनियम आयन बनता है। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रिक एसिड में भी होता है। इसी तरह ऑक्सी एसिड्स होते हैं हैलोजन के, हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोरिक, हाइपोक्लोरिक, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरिक, हाइपोक्लोरिक, ठीक है। तो इन सब में B कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। और जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है ना, आपके पास जो कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट ये चीज़ें पहचानना मुश्किल हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें इक्वली कोऑर्डिनेट होती हैं, इक्वली कोवलेंट होती हैं, ठीक है। ये तो थी एक सिंपल, समझ लें कि एक ओवरव्यू था, सिंपल जिसको बोलते हैं डेफिनेशन थी बॉन्ड्स की। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उसमें आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट 3 बॉन्ड हमने पढ़े। तो ये लेविस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, हमें इससे कुछ भी पता नहीं चलता। लाइक देखें, हाउ डू द इलेक्ट्रॉन अवॉइड ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर रिपल्शन। अब इसने तो बातें कर दी ना कि इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं, कभी वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी वो इधर से इधर आता है, कभी वो एक कोऑर्डिनेट यानी एक ही शेयर करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है तो इनके दरमियान तो रिपल्शन होता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक बॉन्ड बन रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती जी लेविस कॉन्सेप्ट। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल हमने जितनी भी बॉन्डिंग पढ़ी है इसमें हमने शेप का कोई भी जिक्र नहीं किया। बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में, बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में, एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं हमें इल्म यानी इन्फॉर्मेशन देती। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं लेविस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। फिर इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थीरीज़ आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थीरी, वैलेंस बॉन्ड थीरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थीरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीरीज़। इन्हीं से रिलेटेड जो है ना हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में मोस्टली। जी, तो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना हमारे इस लेक्चर का शुरू हो चुका है, जिसमें आती हैं थेरीज़। वेस्पर थेरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी। कहता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कुड बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द सेंटर एटम। ये सिजविक और पावल ने कॉन्सेप्ट दिया था
कि जो बाहर वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, किसी भी एटम के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सिज्विक और पावेल का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद दो साइंटिस्ट हैं, नील होल्म और ग्लिप्सी। इन दोनों ने वेस्पर थ्योरी को फाइनल शेप दी, जिसकी बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिक अजम्पशन ये है आपने क्या करना है कि लोन पेयर होंगे, दो किस्म के होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, दो किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड पेयर में होंगे, एक लोन पेयर में होंगे। ठीक है, आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। यानी आपका क्या काम होगा कि आपने लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहें और उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम रहे। अगर आप इस काम में कामयाब हो गए तो इट्स मीन कि आपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बयान कर दिया, आपने उसकी स्टेबिलिटी को बयान कर दिया। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कीप एज फार पार्ट एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके उतना उसको हमने दूर सेट करना है, एडजस्ट करना है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ना आए। ठीक है जी, तो पोस्टुलेट क्या है जी? बोथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करेंगे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। लोन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम सो एज टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। वही बात होगी ना कि लोन पेयर हों या बॉन्ड पेयर हों, उनको हमने सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहें। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन दी बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर कहता है कि बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसकी क्या रीज़न है? सिंपल रीज़न है कि एक लोन पेयर है, अकेला घूमने वाला फिरने वाला आवारा बंदा है, और एक बॉन्ड पेयर है, उस बेचारे ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जो बॉन्ड पेयर होता है ना वो कंडेंस होता है थोड़ा सा, यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो, यानी न्यूक्लियस के असर में होता है। यानी न्यूक्लियस समझ लें कि उसका बाप है और उस औलाद जो है ना उसके अंडर होती है। लेकिन लोन पेयर है जो है ये आवारा औलाद है, जो कि आवारा घूमती है, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं होता ज़्यादा और वो फिर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद है द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन। यानी डबल बॉन्ड हो आपके पास या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने इनको सिंगल ही कंसीडर करना है। ठीक है, जब आप ज्योमेट्री का वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो इनको हमने क्या कंसीडर करना है? डबल को और सिंगल, ट्रिपल को सिंगल ही कंसीडर करना है। अब देखें, लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, दोनों चूँकि आज़ाद हैं। ये हैं, यहाँ पे चेक करें, ये दोनों के दोनों ऐसे पेयर हैं जिनके ये वाटर का एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, लोन पेयर हैं। तो इन्होंने क्या किया? ग्रेटेस्ट रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स। ये दोनों लोन पेयर है और इनके दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। अब दूसरी चीज़, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी ये वाला लोन पेयर है, इसके दरमियान और इसके दरमियान, इनके दरमियान इंटरमीडिएट रिपल्शन है, कम है। और ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, इनके दरमियान लीस्ट रिपल्शन है, सबसे कम रिपल्शन है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी इसका लाइन पूछी जा सकती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों एक्सप्लेन करते हैं ज्योमेट्री को। आपने क्या करना है कि लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, उसको मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर आपने अरेंज करना है अराउंड द सेंट्रल एटम। दो बातें हो गई। तीसरी बात आपने ये करनी है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई करते हैं ज़्यादा स्पेस एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। 3 बातें हो गई। और अगली बात करनी है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान इंटरमीडिएट होता है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम होता है। ये ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट फॉर्म है, इसको अभी नहीं है हम देख जी। तो बच्चों याद रखना, अब बात वो शुरू हो चुकी है जो हमें पूछी जाती है पेपर के अंदर, ठीक है। अब हमसे इसके बारे में पूछा जाता है,
हर पेपर में हमें शेप पूछी जाती है। तो अब हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो तो हमें शेप कैसे याद रखनी है। एक तो आपने पहली बात इन चीज़ों को रट्टा लगाना है। पहली बात यह है कि इन चीज़ों को रट्टा लगाना है कि जब दो स्टेरिक फैक्टर समझ लें, इसको स्टेरिक फैक्टर समझ लें या नंबर ऑफ़ बॉन्ड समझ लें, नंबर ऑफ़ एटम समझ लें जो कि सेंट्रल मेटल के साथ लगे हुए हैं। समझ लें कि AB2 कैटेगरी है ये, यानी A के साथ 2 B लगे हुए हैं। यानी जब 2 बॉन्ड बने हों, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, यानी इसका स्टेरिक फैक्टर 2 हो, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर 2 हो तो स्ट्रक्चर लीनियर, स्टेरिक फैक्टर 3 हो तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। इसको रट्टा लगा लें। अगर 4 हो तो टेट्राहेड्रल, 5 हो तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर 7 हो तो फिर क्या होता है, पेंटागोनल बाईपैरामिडल, पेंटागोनल बाईपैरामिडल। याद रखिएगा यहाँ पे किसी भी लोन पेयर की हम बात नहीं कर रहे, विदाउट लोन पेयर। आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिख दिया, आपने उसके सेंट्रल मेटल एटम को पहचानने के बाद आपने उसके बॉन्ड कैलकुलेट किए। बॉन्ड कैलकुलेट करने के बाद आपको देखने में आया कि कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो याद रख लें, जब कोई भी लोन पेयर ना हो, बॉन्ड की गिनती करें, वो 5 बने तो आप कह देंगे ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, 7 बने आप कह देंगे पेंटागोनल बाईपैरामिडल, 4 बन गए तो टेट्राहेड्रल, 3 बन गए तो ट्राइगोनल। रट्टा लगा लें इसको इसी तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल AB4 है, आपसे कहता है कि इसमें भी साहब कोई लोन पेयर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 एटम है एक के साथ लगे हुए, तो 4 है, तो 4 वाले का टेट्राहेड्रल बनता है, ठीक है। AB5 है, AB5 है, ठीक है। AB5 है, आपको नज़र आ रहा है कि B5 हैं, 5 लगे हुए हैं, 5 के साथ क्या बनता है, ट्राइगोनल पैरामिडल बनता है। 6 के साथ क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये उस वक़्त की बात है जब आपके पास लोन पेयर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लोन पेयर आ जाए तो क्या करेंगे आप जी। तो अब हमने बात करनी है कि जब हमारे पास कोई लोन पेयर मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 हमारे पास स्टेरिक नंबर आ रहा है। स्टेरिक नंबर मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आ रहे हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, और प्लस कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। टोटल मिला के हमारे पास आ रहा है 3। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि ये कैटेगरी AB2E1 बन रही है। आपसे पूछा जाता है कि AB2E1 टाइप की स्ट्रक्चर क्या होगी, शेप क्या होगी, तो वो शेप होगी बेंट। रट्टा लगा लें, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर, ये क्या टाइप बन रही है या, और एक लोन पेयर है AB3 के साथ E1 है, ठीक है। AB3E1 की शक्ल क्या होगी, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। आपके पास स्टेरिक फैक्टर तो 4 ही है, लेकिन लोन पेयर 2 हो गए हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 ही लोन पेयर हैं, ठीक है टोटल। तो ये टाइप बन रही है AB यहाँ पे AB2, ये तो पहली बनाई थी ना हमने AB3E1, इसकी कैसे बनाएंगे, AB2E2, यानी B के साथ बॉन्ड पेयर 2 हैं और E2 यानी लोन पेयर 2 हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेंट फॉर्म का होगा। इसका स्ट्रक्चर बेंट फॉर्म का होगा। अगर हमारे पास स्टेरिक फैक्टर आ गया 5 और हमारा लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ आ रहा है एक ही, तो ये इसकी टाइप मैं कैसे बनाऊंगा, 4 तो इसमें बॉन्ड पेयर हैं और 1 इसमें लोन पेयर है, टोटल मिला के बने 5। तो क्या आएगा, A B की 4 और E1। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको रट्टा लगाना होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्दर कि 2 लोन पेयर आ गए हैं,
स्टेरिक फैक्टर हमारे पास 5 ही है, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए हैं, मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, AB3E2। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आता है AB3E2 का, इसको हम बोलते हैं टी शेप, टी शेप आता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है, AB3E2 का टी शेप स्ट्रक्चर आता है। थोड़ी जगह बना लेते हैं जी। तो जब हमारे पास 5 स्टेरिक फैक्टर हो जिसमें 2 लोन पेयर आ जाएं, 3 बॉन्ड पेयर आ जाएं, तो वो हमारे पास कैटेगरी बनती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साफ करके, AB3 के साथ E2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, टी शेप, ठीक है, टी शेप इसका स्ट्रक्चर बनता है। और इसी तरह अगर हमारे पास फर्दर आगे चलते हैं, अगर हमारे पास 5 ही है हमारा स्टेरिक फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं और 3 हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, अगली कैटेगरी इसकी बनाते हैं हम। 5 स्टेरिक फैक्टर है जिसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, AB2E3, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लीनियर शेप होगा इसका, ठीक है, लीनियर शेप होगा। ये हम लोन पेयर के साथ की बात कर रहे हैं। जब स्टेरिक फैक्टर 5 होता है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर आते हैं, तो AB2E3 टाइप बनती है और स्ट्रक्चर उसका लीनियर आता है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा जहन लड़ा के इन चीज़ों को याद कर लें, रट्टा लगा लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। अब बात करते हैं, लेट से हमारे पास 6 आ गया स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, टोटल हमारे पास 6 स्टेरिक फैक्टर बन गया। और हम बात करते हैं कि उसके पास ना 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। वैसे जब 6 आता है तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अभी हमने पढ़ा ऊपर, जब कोई लोन पेयर नहीं ना होता उस वक्त तो सिंपल बात है, ये हम बात कर रहे हैं लोन पेयर के साथ, ठीक है। तो 6 जब स्टेरिक फैक्टर हुआ, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB5E1। तो इस वक्त जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास होगा स्क्वायर पैरामिडल, स्क्वायर पैरामिडल, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, 6 ही हमारे पास स्टेरिक फैक्टर हो अगेन, और लोन पेयर हमारे 2 बन जाते हैं, यानी 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB4E2, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। इसको स्टूडेंट्स रट्टा लगा लें, विदाउट लोन पेयर और विद लोन पेयर, और मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है विद लोन पेयर, ठीक है। इसको तो एज सच रट्टा लगा लें, जब लोन पेयर आना शुरू हो जाएं तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर इनके याद कर लें, रट्टा लगा लें, बस मैं अगेन बोल रहा हूँ, रट्टा लगा लें। और इसी तरह आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी कॉन्सेप्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है जी। तो अब थोड़ी सी हम ना एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहता है AB2 टाइप के मालिक, B2 यानी 2 स्टेरिक फैक्टर है, 2 का हमने देखा कि स्ट्रक्चर लीनियर होता है। यहाँ पे चेक करें, बॉन्ड एंगल 180 का होता है, मैक्सिमम आपने उसको अरेंज कर दिया। इसी तरह के एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये भी उसी तरीके के एग्जांपल हैं। सभी में क्या है, स्टेरिक फैक्टर आ रहा है 2, और इनमें लोन पेयर कोई भी नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोन पेयर कैसे फाइंड करना है। लेट्स से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे पता है कि सेंट्रल एटम कार्बन है। अब सेंट्रल मेटल कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 इधर बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब इसने चारों अपने यूज़ कर लिए हैं।
इट्स मीन कि इसने चारों यूज़ करनी है, कोई भी बाकी नहीं बचा। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने बात की डबल हो बॉन्ड या ट्रिपल हो बॉन्ड, उसको हमने 1 ही कंसिडर करना है। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे, एक्चुअल में 4 हैं, लेकिन हमने बात की कि जब वेस्पर का जिक्र करना है तो हमने डबल और ट्रिपल हो उसको कंसिडर क्या करना है, सिंगल। तो एक बॉन्ड ये, एक ये, इसका मतलब कि इसका स्टेरिक फैक्टर कितना आया, 2। स्टेरिक फैक्टर 2 आ जाए तो स्ट्रक्चर लीनियर। ठीक है, आगे चलें। इसी तरह हमसे कहता है कि AB3 है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो AB3 ट्राइगोनल, सिंपल बात, ट्राइगोनल 120 का एंगल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सभी में कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक कर लें। ये आयन जो हैं इसका भी आप देखें, मैं लिखता हूँ सल्फ़र, ये है जी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये डबल डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने क्या करने हैं, सिंगल कंसिडर करने हैं। तो स्टेरिक फैक्टर बन गया 3, 3 बॉन्ड बनाए सेंट्रल एटम ने, तो 3 वाले को ट्राइगोनल बोलेंगे। ठीक है, AB3 विद 1 लोन पेयर, पीछे हम अभी पढ़ के आए हैं कि AB3 के साथ जब एक लोन पेयर आ जाता है तो वो कौन सी टाइप बनती है, AB2E1 बनती है। और इसका स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा क्या होता है, बेंट होता है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेड क्लोराइड, ये चेक कर सकते हैं आप सारी की सारी। इसी तरीके से आपको आएगा स्ट्रक्चर, आएगा कंपाउंड पूछा आएगा तो आपको स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना होगा, या AB2E1 लिखा होगा तो आपको बताना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होगा। इसी तरह AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, ये तो उसी में कैटेगरी में आ जाते हैं ना। AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, सिंपल बात है, कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। ये टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती हैं। इसी तरह कहता है कि अगर हमारे पास ये कम क्यों हो गया जी, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर कंप्रेस करता है इसको साइडों को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाता है। और यहाँ पे दो ये फ्लोरीन है तीनों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो मकसद है ना वो वही है जो मैंने आपको पहले पेज के ऊपर भी पढ़ा दिया सारे का सारा, कि विद लोन पेयर और विदाउट लोन पेयर रट्टा लगा लें, उनको किसी चीज़ के ऊपर लिख के रट्टा लगा लें। ठीक है, ये भी वही टेबल है जी, ये भी वही टेबल है जी। तो इस तरीके से भाई साहब आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सिंपल सी है, सिंपल है। कहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे जो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे जो ओवरलैप होंगे। जब ओवरलैप होंगे तो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ अपने आप को अरेंज कर लेंगे। बाहर वाले जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं ना, समझ लें कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ना, ये समझ लें कि एक मीडियम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, और जितना ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। 3 पॉइंट याद रख लें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे, ओवरलैप करेंगे, उस ओवरलैपिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अपोजिट स्पिन के साथ अरेंज कर लेंगे। 2 तरीक़ों से ओवरलैपिंग हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड, जब ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो। ठीक है, जब हेड टू हेड आपस में, ये देखें दोनों के दोनों हेड टू हेड हैं, टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बॉन्ड बनेगा, उस वक्त उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, या इसको एक्सियल ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। ठीक है, या इसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है 2 ऑर्बिटल के दरमियान, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, उस वक्त क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। आगे चलें, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होती है ये साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है।
जो सिग्मा वाली होती है वो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। देखें ऐसे दोनों ने अपनी बाहें निकाली हुई हैं बाहर और दोनों ऐसे आपस में टकरा रही हैं, यानी ये क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग है। दोनों पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैप करते हैं, पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि एक न्यूक्लियस है, ये लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई होते हैं, लाइक ये दोनों न्यूक्लियाई हैं। कुछ डेंसिटी ऊपर होती है, कुछ डेंसिटी नीचे होती है, यानी ये पाई बॉन्ड जो होता है वो डिफ्यूज्ड बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है अप एंड डाउन शेयर हो जाती है, लेकिन ये पैरेलल होती है। देखें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिंपल है, हाइड्रोजन है, ये फ्लोराइड है। फ्लोराइड का पी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है जी, दोनों ने ओवरलैपिंग की, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड सिंपल वीबीटी, सिंपल एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन की। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन में दोनों पाई हैं, दोनों हेड टू हेड मिले, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। डेंसिटी यहाँ पे सेंटर पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना है, ठीक है। इसी तरह ये वाला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, बाद में बनने वाले पाई बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन में 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। सो मस्ट रिमेंबर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट फार्मेशन ऑफ H2S। H2S की फार्मेशन है, बहुत सिंपल है, दोनों तरफ से H आए, अप्रोच किया, आके लग गए, बॉन्ड बन गया हमारे पास। तो दिस इज़ बेसिकली वीबीटी। वीबीटी में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। 1-2 पोस्टुलेट है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपोजिट स्पिन हो जाएगी और बॉन्ड बन जाएगा। जितनी ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में भी ऑर्बिटल जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और वो इक्वल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको मालूम होना चाहिए जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और किसी भी चीज़ में फाइंड आउट करने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आपने जस्ट कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर। जैसे पीछे हमने फाइंड आउट किया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, जब आपको पता चल गया तो आप उससे हाइब्रिडाइजेशन ईजिली निकाल सकते हैं। देखें आगे चलें, देखें कहते हैं अगर सिर्फ़ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हुआ तो वही बातें हैं जैसे हम पीछे कर के आ चुके हैं, स्ट्रक्चर वही हैं, सारी की सारी स्ट्रक्चर वही हैं जो कि हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल सा फ़र्क है, इसको भी आपने रट्टा लगाना है, रट्टा समझते हैं ना, रट्टा लगाना है, इसको रट्टा लगाना पड़ता है। और आगे मैं बताता हूँ कि जब आपके पास आ जाएगी ना लोन पेयर आ जाए आपके पास, तो आपने क्या फाइंड आउट फॉलो करना है, वेस्पर थ्योरी को। जब आपके पास लोन पेयर आ जाए तो आपने अगेन वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। वही टाइप बनती जाएगी, AB2 E1 बनता जाएगा, कभी AB3 E1 बनता जाएगा, ठीक है, कभी AB2 E2 बनता जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेरिक फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा,
ठीक है, किसी भी एटम के अंदर स्टेरिक फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है अभी देखते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मीथेन लिखा हुआ है। अब आपने इसका स्टेरिक फैक्टर फाइंड आउट करना है। 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेरिक फैक्टर है। 4 स्टेरिक फैक्टर वाले के लिए यहाँ पे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ रट्टा लगाओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ठीक है। अगली बात कोई और मालिक्यूल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा सा एडवांस टाइप का लेते हैं ना। लेट्स से हम मालिक्यूल लेते हैं कोई लाइक NH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो ये बन गई AB3E1 और AB3E1 और 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर इज़ इक्वल टू 4। तो 4 की हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या बनेगी, sp3, यानी अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, AB3E1 जब आ जाए तो ट्राइगोनल पैरामिडल, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। कोई और एडवांस टाइप की ना हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स से आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब आप PF3 की फाइंड आउट करें, PF5 की फाइंड आउट करें। सबसे पहला आपका काम होता है सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना। P है, फास्फोरस है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 5 बॉन्ड बना लिए हुए हैं। इट्स मीन कि इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और AB5 टाइप का बन रहा है। AB5 टाइप में हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, ये वाला। और हाइब्रिडाइजेशन मैंने अगेन कहा कि हमने रट्टा लगा लेना है कि AB3 जब 5 होगा तो sp3d, ओके हो गया। कोई और लेते हैं। अब हम एक कॉम्प्लेक्स सा लेते हैं। लेट्स से हमें दे दिया गया IF5। अब हमें पता है I किस ग्रुप का मेंबर है, 7 का, ठीक है। और 7 वालों के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। 7 ग्रुप वालों के पास 7 आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बना लिए। इट्स मीन के कितने लोन पेयर बाकी हैं, इसके पास एक लोन पेयर अभी बाकी है, ठीक है। तो ये किस टाइप का बन गया, AB5E1। ये अभी हमने पीछे पढ़ा ही होगा। और स्टेरिक फैक्टर किसना इसकी कितना बन रहा है, 6। तो ये क्या बन गया, एक लोन पेयर के साथ हमने पढ़ा स्क्वायर बाईपैरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्क्वायर बाईपैरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाईपैरामिडल। और अगेन मैं बात करने लगा हूँ कि AB3 जब मतलब ये वाला आ रहा है हमारे पास 6 स्टेरिक नंबर, तो इसकी क्या बनेगी, यहाँ से हम रट्टा लगाएंगे ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, sp3d2 यानी फिंगरप्रिंट पे याद कर लें भाई, एक ही सलूशन है इसका, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट बता लेंगे। अगर कोई आपको कंपाउंड दे के पूछता है तो आप कंपाउंड दे के भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मज़ीद किस्म का कॉम्प्लेक्स टाइप का हम लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास IF7 है। अब यहाँ पे इसके आखिरी शेल में 7 होते हैं, 7 बना लिए, ये AB7 टाइप का बन गया। ये क्या होगा, पेंटागोनल बाईपैरामिडल। और इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए स्टेरिक फैक्टर 7 देखें और उसके सामने sp3d3 इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह कोई और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ खाली जगह पे। लेट्स से ZeF4 लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पे चेक करिएगा कि ज़ीनॉन 8 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसने शेयर कर लिए हैं। इट्स मीन के बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, मतलब इसके बाद 2 लोन पेयर हैं। तो इट्स मीन कि ये बन रहा है AB4E2 शक्ल का, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर कितना है, 2 लोन पेयर हैं प्लस 4 बॉन्ड पेयर हैं, और ये बन रहा है 6, ठीक है। हमें पता है कि जब AB4E2 स्ट्रक्चर आएगी तो हमने किस चीज़ को फॉलो करना है, वेस्पर थ्योरी को। जब भी लोन पेयर इंक्लूड हो, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर लिखना है। और वो क्या बन रहा है, AB4E2, AB4E2 ये बनता है भाई साहब स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए अगेन मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमें वो रट्टा लगाना होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी। इस तरीके से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट ये वाली पूछी जाए, ये भी पूछी जाती है, प्रीवियस एग्ज़ाम में देखने को मिली है। इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, रट्टा लगा लें उस चीज़ों को। आपको मॉलिक्यूल दे के पूछा जाता है तो फिर भी आप बता सकते हैं, मॉलिक्यूल दे के भी पूछा जाता है। और डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन लिख के फिर हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या होगी, फिर भी हम बता सकते हैं। तो हर लिहाज से आपने इसको क्रैम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। डिस्कवर किया इसको हुंड ने और मोलिकन्स ने 1932 में। अजम्पशन क्या है, होल मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करने हैं एक सिंगल यूनिट के तौर पे मान लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कुछ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कैसे बनते हैं, पहले तो बात कर लें कि उनकी लो एनर्जी होती है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है उनके दरमियान, नोड कोई नहीं बनता उनके दरमियान। ये एडिशन या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, एडिशन या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसके बरक्स एंटी बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी वाले होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस डेंसिटी होती है, इनमें नोडल प्लेन होता है। ये सब्ट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। सब्ट्रैक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब 2 ऑर्बिटल के दरमियान, तो उस वक़्त एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं। और इन्हीं बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करनी है तो ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल को हमने फॉलो करना है। ये भी हमें प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो कौन कौन से हम रूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हम इस्तेमाल करते हैं फिलिंग में। ऑफबाउ का मतलब है लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट और हायर एनर्जी वाले बाद में हम फिल करते हैं। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हम अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो फॉर एग्जांपल सेम एनर्जी वाले 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और बजाय इसके कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, बजाय इसके कि हम एक ही में दोनों के दोनों फिल कर दें, इस तरीके से हम ऐसा करेंगे कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और आप सेम स्पिन के साथ फिल करेंगे, अपोजिट स्पिन भी नहीं रखनी, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक्सियल या परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी, ओके। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड में यू नो के पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो
नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ये वीकर होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम, अगर तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या इससे लेस हो, यानी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से इलेक्ट्रॉन से कम हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस वक्त हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं 21 देखें, जब हम एमओटी डायग्राम बनाते हैं तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है सम टाइम ऊपर ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और नीचे 3 होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है जब हम डायग्राम बना रहे होते हैं तो सम टाइम 2 नीचे होते हैं, सम टाइम 3 ऊपर होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर आप कैलकुलेट करें उस मॉलिक्यूल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 14 हैं या 14 से लेस हैं, तो 21 का रूल इस्तेमाल करें, यानी 2 नीचे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह यहाँ पे, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गए और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और 21 क्यों लिखा है कि ये 2 है ना, तो 2 1 यानी 21 इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेरिलियम 2 B2 N2 के केस में हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस वक्त हम 1 2 2 1 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? 1 2 2 1, यानी ये 1 ऊपर 2, फिर क्या, फिर 2, फिर 1, इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त फिर पैरामैग्नेटिक करैक्टर के बारे में ये इसका एडवांटेज है बहुत अच्छा एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है कि मैग्नेट की तरफ चीज़ों का अट्रैक्ट होना, ठीक है, और अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट। कहता है इफ़ ए मॉलिक्यूल हैव 10 ऑड या 16 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी मॉलिक्यूल में, इसको थोड़ा सा हम रेज कर लेते हैं जी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मॉलिक्यूल के अंदर कहता है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन हों, ऑड हों या 16 इलेक्ट्रॉन हों, तो वो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, एक के अंदर 8 होते हैं, दूसरे के अंदर 8, तो कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन है। इस रूल को फॉलो कर रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, इट्स मीन कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर हम ऐसा कर दें कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो अब कैलकुलेट करें तो 14 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। इसी तरह हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फर्दर ऐड करवा दें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ये भी ऑड भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, इट्स मीन कि ये भी डायमैग्नेटिक है। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इन तीनों में नहीं आ रहे, तो इट्स मीन कि ये भी डायमैग्नेटिक है, पैरा नहीं है। इसी तरह कोई भी आपके पास हो, लेट्स से मैं बोलता हूँ बेरिलियम B2, बोरॉन B2, एक बी में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इस तीनों में, इन तीनों में किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डायमैग्नेटिक है। सेम लिथियम की मैं बात करता हूँ, लिथियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले 3, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम 2 की बात करते हैं, लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 इसमें फिर अगेन नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, क्या होगा जी, डाया होगा। तो इस तरीके से आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, और अगर 10 ऑड आ जाए, 10 आ जाए या 16 आ जाए तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। आपसे कोई पूछता है कि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ऑक्सीजन 2 हैं, सॉरी एटॉमिक नंबर देखना होता है हमने,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, 16 और 12 कितने हो गए 28। तो ये कोई भी इसमें फॉल नहीं कर रहा, इट्स मीन कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर देखें उसका और उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ C2, तो एक का एटॉमिक नंबर 6, 2 का 12, तो 12 लाई नहीं कर रहा है इन तीनों में, तो इट्स मीन कि डायमैग्नेटिक है। आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि अमिट होती है या इंटर करवाते हैं। व्हेन बॉन्ड फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी अमिट होती है, जब ब्रेक होता है तो हमें देना पड़ती है बाहर से एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशन है और बॉन्ड लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। और याद रखिएगा कि जितनी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल चीज़ होती है। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इट्स मीन कि उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट्स मीन कि वो ज़्यादा स्टेबल है। और बॉन्ड ऑर्डर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, जितनी कम होगी बॉन्ड लेंथ उतना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। किलोजोल पर मोल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है। आयनिक करैक्टर, मोर आयनिक करैक्टर मोर बॉन्ड एनर्जी, जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी होगी और उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोई चीज़ आयनिक होगी और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही फिर कम होगी। एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा। जेड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है। पाई बॉन्ड होंगे जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये सारे के सारे ट्रेंड आपने याद रखने हैं। अब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज़ होती है। डाइपोल मोमेंट की बात कर लें, प्रोडक्ट होता है क्यू और आर का, यूनिट एसआई की बात करें तो मीटर कूलम, वैसे डिबे में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, 1 डिबे इसके इक्वल होता है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है। एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक करैक्टर, हम इसका निकालते हैं और ज्योमेट्री और शेप के बारे में भी बताते हैं। यू नो वेरी वेल कि जब CO2 की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, तो हम बोल देते हैं कि ये लीनियर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये लीनियर नहीं होता, इसका 0.12 डिबे डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम ज्योमेट्री के बारे में भी बताते हैं, जिनका ज़ीरो आ जाए तो उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। ठीक है। अगली बात स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी जो होती है लेटेस्ट एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जब पानी में कोई चीज़ हम फेंकें तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ कर रही है, निकल रही है वहाँ से, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन साइज़ E ओवर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना साइज़ ज़्यादा होता जाता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होती जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। लेटेस्ट एनर्जी स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, जितनी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेटेस्ट एनर्जी चेक कर लें, लेटेस्ट एनर्जी का भी रिलेशन E ओवर साइज़ के साथ ही होता है, यानी जितना साइज़ बढ़ता जाएगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए आपसे कोई पूछे ना लिथियम, सोडियम और पोटाशियम
इनकी बताएं जी लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज़ जितना ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी किसकी कम है, सबसे पहला से इसकी होगी। हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी कम होगी, ठीक है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी हम कोवेलेंट बॉन्ड में जिक्र करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं और आयनिक बॉन्ड में हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं। फिर आगे जी सॉल्युबिलिटी, हम स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं बार बार, एक्चुअल में हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है लेटेस्ट एनर्जी के साथ। लेटेस्ट एनर्जी जितनी कम होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी आयनिक कंपाउंड की। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हो रही थी, मैं बार बार स्टेबिलिटी बोल रहा था। अच्छा, फॉर स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी HE यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेटेस्ट एनर्जी से फॉर गुड सॉल्युबिलिटी। यानी अगर तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हुई ना तो उसको पानी में फेंक देंगे तो वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं होगी। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो चीज़ डिज़ोल्व कर लेगा पानी, ठीक है। लेफ्ट टू लेटेस्ट एनर्जी टॉप टू बॉटम होते हुए डिक्रीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज़ होती है। ज़ाहिर है लेटेस्ट एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड हैव हाई लेटेस्ट एनर्जी सो नो सॉल्युबल डिज़ोल्व इन वाटर। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी देखें ना, सुने, साइज़ के साथ इन्वर्स है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होना है, साइज़ ने डिक्रीज़ होना है, लेटेस्ट एनर्जी ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सी चीज़ें बनाती हैं, प्रोडक्ट टेबल की लेफ़्ट वाली चीज़ें। तो कोवेलेंट कंपाउंड में लेटेस्ट एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन समहाउ केस होता है जब पोलैरिटी जनरेट होती है तो उस वक्त पानी में चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती हैं। फिर पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी का साइज़ ऑफ एनायन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और साइज़ ऑफ केटायन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं। आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं कि जैसे ही हम पानी में आयनिक कंपाउंड को फेंकते हैं तो वो टूट चुका होता है, बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुके होते हैं पानी के अंदर। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड चूँकि पानी के अंदर जब जाते हैं तो बॉन्ड तो नहीं टूटता, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होते। तो उस वजह से फिर पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और फिर आगे रिएक्शन होता है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे है जी, पहले ही हमने बात की ना स्टेबिलिटी का बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अभी हमसे कोई पूछेगा तो पहले तो हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका है कि नाइट्रोजन को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएँ तो 0.5 डिक्रीज़ कर दें, 12 हो जाए तो फिर 0.5 डिक्रीज़ कर दें, 2 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन आए तो 1.5, 10 आए तो 1, 9 आए तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यानी 14 को स्टैंडर्ड मान लें, 14 से एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते जाएं तो फिर भी 0.5 कम करते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए, और 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं तो फिर भी हम 0.5 कम करते जाएंगे। और ये एक अच्छा ट्रिक है 8 इलेक्ट्रॉन से रख के 20 इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपसे ये एग्जांपल है, लेट से आपसे बोलता है कोई कि CO का बताएं जी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन। CO कार्बन के कितने हैं 6, ऑक्सीजन 8, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन 14, तो 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3। आपसे मैं बोलता हूँ NO का बताएं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं 15। 15 के लिए क्या हमारे पास सिचुएशन है ये वाली, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। आपसे कोई O2 बोले, आपसे कोई O2 नेगेटिव बोले, आपसे कोई O2 नेगेटिव बोले, आपसे कोई बोले कि भाई साहब बताओ ना इसमें से कौन सा ज़्यादा
स्टेबल है। तो जस्ट कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। तो लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है, CO+ का 3.5 पूरी केमिस्ट्री के अंदर इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। सो मस्ट रिमेंबर दिस वन टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर।